नमस्कार। आज मैं अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता की विशेषताओं पर चर्चा कर रही हूँ। 1952 ईस्वी में प्रकाशित अकाल और उसके बाद प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि और साम्यवादी विचारधारा के प्रबल पोषक नागार्जुन की कविता है। मात्र 8 पंक्तियों की इस छोटी सी कविता में कवि की गहरी संवेदना पूरी सजीवता के साथ उपस्थित हुई है। उक्त कविता में अकाल के समय की दुखद स्थिति और उसके बाद की चहल पहल और आह्लादक स्थिति के दो सजीव, सशक्त और प्रभावी बिंब कविता में उपस्थित हैं। अकाल में विवशतापूर्ण उदासी और अकाल के बाद घर में अनाज आने की खुशी, दोनों ही स्थितियां अत्यंत ही प्रभावक और ग्राह्य बन पड़ी हैं। कवि की संवेदना सिर्फ अकाल पीड़ित मनुष्यों के साथ ही नहीं है, वरन अनेक जीव जंतुओं के साथ भी संपृक्त है, जिनकी हालत ठीक मनुष्यों की तरह ही दयनीय और अशक्त है। वहीं निर्जीव वस्तुएं जैसे चूल्हा और चक्की भी मानो इन सबके दुख में दुखी हैं। कवि ने चेतन अचेतन सभी के दुख को अपनी कविता में समाहित किया है। कविता की प्रारंभिक पंक्तियां अपने सहज सरल एवं बोधगम्य शब्दों के सटीक प्रयोग के कारण अकाल जनित दुख को अभिव्यक्ति प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इन पंक्तियों में कवि ने अकाल के समय में समस्त प्राणियों की भूख की पीड़ा और उसकी भयावहता का सजीव अंकन किया है। अकाल के दिनों में घर में अनाज के अभाव के कारण भोजन नहीं बना, जिस कारण चूल्हा जला ही नहीं। घर में अनाज न होने के कारण चक्की में अनाज भी नहीं पीसा गया। कवि कहता है कि अकाल में कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा और चक्की उदास रही। चूल्हे और चक्की की विवशता उनके रोने और उदास होने में परिलक्षित होती है। अकाल की घनी काली छाया ने चूल्हे और चक्की को भी बेतरह प्रभावित किया है। चूल्हा और चक्की ये दोनों मानव के सहयोगी और प्रधान उपकरण हैं। इनके सहयोग के बगैर मानव जीवन अधूरा है। चूल्हे की सार्थकता उसके जलने में है और चक्की की उसके चलने में। चूल्हा के जलने और चक्की के चलने से ही मानव जीवन गतिशील है। चलना ही जीवन है। यह कवि और कविता की प्रभावक क्षमता ही है कि चूल्हा और चक्की जैसी निर्जीव अचेतन वस्तुएं भी घर और परिवार के दुख में शामिल हैं। उसी चूल्हे और चक्की के पास कई दिनों तक एक कानी कुतिया भी भूख की पीड़ा को दबाकर सोती रही। कुतिया के शरीर में हलचल तो तब होती जब उसे भोजन मिलता। कुतिया भी परिवार की एक सदस्य है, अतः वह भी घर वालों के दुख में शामिल है। परस्पर साहचर्य का यह बेजोड़ उदाहरण है। भूख की ज्वाला सभी प्राणियों को समान रूप से विकल करती है। अनाज की महत्ता को यहाँ प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। जीने के लिए अनाज तो चाहिए ही। वहीं दूसरी तरफ छिपकलियाँ भी दीवार पर कई दिनों तक इस आशा में घूमती और चक्कर लगाती रहीं कि उन्हें उनका प्रिय भोजन पतंगा मिल जाए, लेकिन पतंगों की उपस्थिति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अभावग्रस्तता की स्थिति में घर में तो दिया भी नहीं जलता और पतंगे तो प्रकाश से आकर्षित होकर आते हैं। यह सहज अनुमेय है कि जिस घर में खाने को एक दाना तक उपलब्ध नहीं है, वहाँ दिया जलाने के लिए तेल कहाँ से आएगा। वहीं चूहों की हालत भी अन्य प्राणियों की तरह ही अनाज के अभाव में शिकस्त है। चूहों के संबंध में कवि की उक्ति हालत रही शिकस्त ने कविता को अधिक जीवंत और प्रभावी बना दिया है, जिससे घर में पड़े शिकस्त चूहे का बिंब आंखों के सामने तैर जाता है। चूल्हा, चक्की, कानी कुतिया, छिपकलियों
और चूहों की सम्मिलित उपस्थिति ने जिस प्रकार अकाल जनित अभावग्रस्त स्थिति की विवशता और भयावहता के वातावरण का निर्माण किया है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। यह कवि की सूक्ष्म विश्लेषण दृष्टि और उसकी गहरी संवेदना को भी अभिव्यक्त करता है। उक्त पंक्तियों के माध्यम से एक बात जो हमारे समक्ष उभर कर सामने आती है, वह यह कि कविता में जिस परिवार की पीड़ा की अभिव्यंजना है, वह निम्न मध्यवर्गीय परिवार ग्राम्य जीवन से संबंधित है, क्योंकि उस घर में चूल्हा है, चक्की है और ग्रामीण परिवेश को अभिव्यक्त करने वाले सारे उपकरण और तत्व हैं। आरंभिक 4 पंक्तियों में कवि ने घर के किसी भी सदस्य का परिचय नहीं दिया है। उनके अभावजन्य पीड़ा की अभिव्यक्ति चूल्हा, चक्की और घर में उपस्थित जीव जंतुओं के माध्यम से की गई है, जिससे उनकी वेदना और अधिक गहरी हो गई है। कविता की अगली 4 पंक्तियों में कवि ने अकाल के बाद की सुखमय, हर्षमय और आह्लादपूर्ण स्थिति को प्रभावी बिंबों के माध्यम से उपस्थित किया है। पंक्तियां इस प्रकार हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। उक्त पंक्तियां हमें परितृप्ति और परिपूर्णता की ताजगी का एहसास कराती हैं। अकाल समाप्त होने के बाद बहुत लंबे समय के बाद घर में अनाज के दाने के रूप में खुशियों की बरसात हुई। भोजन तैयार होने के क्रम में आंगन से उठने वाले धुएं के माध्यम से आनंद का सृजन हुआ। धुआं का उठना चूल्हा जलने का संकेत है। आंगन से उठने वाले धुएं में कई प्राणियों के जीवन की रक्षा और उमंग उत्साह के संचार की बात निहित है। वह धुआं आशा और प्राण रक्षा का प्रतीक है, खुशियों की बौछार है, जिसमें सभी प्राणियों की चिर प्रतीक्षित आशाएं फलीभूत होती दिख रही हैं। गांव घर, आंगन और छप्पर का संपूर्ण परिदृश्य आंखों के सामने तब तैर जाता है जब कवि कौवे के पंख खुजलाने की बात कहता है। घर के सदस्य जब भोजन करने के बाद संतुष्ट होते हैं, तब उनकी थाली में जूठन के रूप में बचे हुए अंश से कौवा भी परितृप्त होता है। कौवे के पंख खुजलाने का बिंब अतिशय प्रभावक और हृदयग्राही है। इस प्रकार इस लघु कविता में कवि ने अकाल के समय और उसके बाद की स्थिति को अपने सरस और सरल शब्दों और आकर्षक बिंबों के माध्यम से जीवंत कर दिया है। कविता की सार्थकता इसी में है कि वह कवि की समग्र अनुभूतियों को पाठकों के अंतर्मन में संप्रेषित कर देने में पूरी तरह समर्थ हो सके, और इस अर्थ में कवि यहाँ पूरी तरह सफल है। घर में अनाज आने की खुशी की ध्वनि, उसकी अनुगूंज पाठक को भी उल्लास से सराबोर कर देती है। यथार्थवादी कवि ने अकाल की भयावहता को ही चित्रित नहीं किया है, वरन उसकी समाप्ति के बाद आने वाले सुख, आनंद और परितृप्ति का एहसास भी कराया है। निसंदेह प्रस्तुत कविता कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, उसकी कलात्मकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अकाल और उसके बाद के समय का मर्मस्पर्शी चित्रण कवि ने सहज, सरल एवं व्यंजक भाषा में किया है। कविता में जगह जगह पर प्रयुक्त बिंबों के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि कवि ने इन सारी स्थितियों और परिवेश का स्वयं साक्षात्कार किया है। कहने की ज़रूरत नहीं कि नागार्जुन की रचना के केंद्र में गांव और गरीब प्रमुखता के साथ अवस्थित हैं। वे जीवन पर्यंत विवश, लाचार और उपेक्षित वंचित लोगों के पक्षधर बने रहे। धन्यवाद।